हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पहले 6 सेट कर चुके हैं मैथ का और क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पे लिंक मैं डाल दूंगा। क्लास 10 के 7 सेट की हम बात कर रहे हैं और इसका पार्ट फर्स्ट का वीडियो आपको जा रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइंस के भी वीडियो डालने वाले हैं। लगातार अभी वीडियो आएंगे। इधर पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, उसका कुछ पर्टिकुलर रीजन था पर्सनल, तो उस कारण से आपके लगभग 6 से 7 दिन तक क्लासेस कोई भी नहीं हुए। अब इधर से रेगुलर क्लासेस आपकी लगेंगी। चूंकि आपका डेट भी आ चुका है 24 फेब को, फरवरी में आपका स्टार्ट हो जा रहा है फरवरी में। तो आपको क्या करना है, मन लगाकर अब तैयारी करनी है और हम आपके साथ हमेशा क्या होंगे, बने रहेंगे। किसी भी दिन गैप नहीं हुई क्लास की। आपकी रेगुलर क्लासेस क्या होंगी, अपलोड होती रहेंगी। आप उसको रेफर करते रहिए और अपने एग्जाम को क्या करते रहिए, अच्छा करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का पहला। जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है 65 और 117 का हमें दे रखा है, HCF दे रखा है को इतने में हम व्यक्त कर रहे हैं। तो एक बात समझिए, हमें P का मान याद करना है। क्या याद करना है, P का मान याद करना है। ये आपको याद करना है। जब ये आपने याद करना है तो आपको एक विशेष बातें समझ में आ रही होंगी कि इसको करने के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, 65 को हम लिख सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाए, 13 25 65 होता है, 5 गुणे 13 आएगा। एलसीएम आप ले लीजिएगा। आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे और 117 का अगर हम करेंगे तो 13 9 117 होता है, तो 3 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। मुझे एक बात दिख रही है, HCF कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। और इसको किस रूप में व्यक्त कर रहा है, 65P माइनस 117। तो मतलब ये HCF हमारा 13 ही होगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 65P बराबर कितना हो जाएगा, 117 प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 आ गया। 65 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से P का मान याद करना था, इजीली क्वेश्चन था। यहाँ 65 और 117 का HCF निकालेंगे, 13 आएगा, वही हमारा बराबर होगा। चूंकि इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं हम इसमें। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसका मान पूछ रहा है 2 tan 45 है। और यहाँ देखिए एक बात समझिए कि आपको कुछ वैल्यू आपको पता ही होगी। 2 tan 45 बोल रहा है तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस 1, 2 अपान 1 प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा, 2 अपान 2, मतलब कितना हो जाएगा, 1। ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा कितना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से करेंगे क्वेश्चन तो क्वेश्चन ईजी है। अभी क्वेश्चन ईजी है, का क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़ा सोचना पड़ जाता है, अदरवाइज क्या है, क्वेश्चन ईजी होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 18 और 24 का लस है। अभी लस निकालना है, निकाल लीजिए। लस 15 हो गया, 18 हो गया और क्या हो गया, 24 हो गया। लस पर निकालना है, मतलब यहाँ आप कर लीजिए, 2 से पहले करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 12। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9, 6 आ जाएगा। 2 से करेंगे 3 आ जाएगा। 3 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और यहाँ 5 से कर देंगे। यहाँ किससे कर देंगे, 5 से। यहाँ देख पा रहे हैं ये लॉसअप हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम जिसको बोल रहे हैं आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ऐसा कुछ हो रहा है। 8 गुणे 9 गुणे 5, ये गुणा करेंगे 8 आएगा, ये 9 आएगा और ये कितना आएगा, 5। 9 8, 9 का गुणा कर लेते हैं 8 में, कितना हो गया, 72। 5 5 दूना 10, 1 आ गया, 7 25 35 36, 360 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। कुछ करना नहीं था। 15 18 24 का हमसे बोल रहा था लस निकालना है, लस हमने निकाला। यहाँ से फाइनल जैसे आप निकालते हैं वैसे ही निकालना है, कुछ करना नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 360 आंसर आएगा। चलते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका सरलतम रूप हमें याद करना है। चूंकि आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है।
जैसे अगर मैं देखूं 8 है, नीचे 5 है, तो 8 है तो देखो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 4 12 1 13, दोनों एक ही नंबर से कटना चाहिए। ये बात तो समझ में आ रही सरलता रूप में। 13 है तो 3 से कटना नहीं है, तो नीचे तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 4 से, जब 2 से नहीं कट रहा है 4 से कटेगा नहीं। 5 से, नीचे वाला 5 से कटेगा, ऊपर वाला नहीं कटेगा, तो 5 से भी नहीं हुआ। जब 3 और 2 नहीं है तो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे तो यहाँ पे एक शेष बच जाएगा, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से और 4 से नहीं कट रहा है, तो 8 से कटेगा ही नहीं। 9 से बात कर लें, 3 से नहीं कटा तो 9 से भी नहीं कटेगा। अब देखो, जब ऐसी केस आती है कि 2 से लेकर 9 तक कुछ भी नहीं हमारा कट रहा है, इट मीन्स अब मुझे क्या देखना है, अब हमें ऑड नंबर देखने हैं। 13 देखना है, 17 देखना है, 19 देखना है, 23 देखना है, 29 देखना है, 31 देखना है, 37 देखना है, ऐसे ही हम बात कर लें, 41 देखना है, 43 देखना है, ऐसे ही हम चलेंगे। ऐसे क्या होंगे, चलेंगे। तो जब ये नंबर लेके चल रहे हैं तो आप एक बात समझिए, इतना करने और चेक करने में हमारा समय जाएगा। है कितने नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन। आप कर क्या लीजिए, डायरेक्ट आंसर चेक करिए। आंसर में क्या दिख रहा है, 5 7 4 5, मतलब मुझे हर बार 5 या 4 या 7 दिख रहा है। तो ये जो 3 नंबर मुझे दिख रहे हैं ना, 5 4 7, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। नीचे वाले को क्या कर लेता हूँ, डिवाइड। जब मैं डिवाइड करूँगा, देखो 5 से डिवाइड करो कितना होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35, 37 आया ना, कितना आया 37। अब 37 वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर लो। देखो 37 गुणे 4 कर रहे हैं तो 148 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 37 गुणे 4 कर लिया, 7 चौक 28, 4 3 12 2 14, तो ये आ गया, पहला ऑप्शन यही सही हो गया, तो हमारा काम ही खत्म हो गया। एक बार फिर से समझ लो इस बात को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन चेक किया करो। ऑप्शन चेक करोगे, जो भी आएगा, जैसे नीचे ऑप्शन था हमारा, अब मान लो 7 से तुम करते तो कितना होता, 7 1 कम 7 होता, 7 1 कम 7 दूना 14, 4 आता, 14 4 18 हुआ ना, 4 आएगा तो ये कटेगा नहीं, 7 से तो कटेगा नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। ये क्या हो गया, खत्म हो गया। 7 वाले केस में तो मैंने पहले ही बताया 7 से कट ही नहीं रहते, खत्म हो गया हमारा केस। यहाँ पे 148 आपका क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, मतलब गुणा करने पर आ रहा है, फाइनली यही आंसर जाएगा। 7 वाला तो आ ही नहीं रहा है, 7 वाला ऊपर भी नहीं कट रहा है, अगर 7 टाइम पे हम देखें तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, कौन सी होगा, पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, 4/5। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पी के किस मान के लिए 3x - y प्लस 8 बराबर 0 दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 6x - py बराबर दे रखा है 16। देखिए A1 संपाति की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संपाति रेखाओं को निरूपित करने के लिए। संपाति का मतलब क्या है, एक रेखा है उस पर दूसरी रेखा हमारी जा रही है, मतलब एक दूसरे पर संपाति हो रहे हैं, और यहाँ कई सारे बिंदु इसके क्या हो रहे हैं, हल हो रहे हैं। जब कई हल हो रहा है मतलब अनंत हल हो रहा है। जब अनंत हल होगा तो कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू कितना, C1/C2। A1/A2 निकालेंगे 3/6, B1/B2 निकालेंगे -1/-p हो जाएगा, और C1/C2 निकालेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको उधर की तरफ भेजेंगे, एक ही तरफ रखिएगा इसको, ठीक है ना। या तो 8 को इधर रखिए, या 8 इधर रख रहे हैं तो 16 को भी इधर रखना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, 8 को मैं उधर कर देता हूँ, इसको उधर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x - y इज इक्वल टू -8, तो हो जाएगा -8/16। आप ये वैल्यू ले लीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/6 इज इक्वल टू -1/-p। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कम 3 दूना 6, ई बराबर कितना आ गया, 2। देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है जो मुझे लगती है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। C1/C2 के केस में अगर मैं पहले और तीसरे को लेता, यहाँ पे अगर लेता तो 1/p इक्वल टू कितना होता, -8/16, तो 8 कम 8 दूना 16। यहाँ से आंसर क्या आता, p इक्वल टू -2 आता, p इक्वल टू कितना आता, -2। और अगर मैं राजीव की बुक देख रहा हूँ, उसका सोल्यूशन देख रहा हूँ, तो p इक्वल टू 2 दे रखा है। इट मीन्स ये क्वेश्चन में जो 8 दिया है ना, 8 को कहाँ होना चाहिए, होना यहाँ चाहिए, होना कहाँ चाहिए, यहाँ। उसने गलती से ये बात क्या है आपको दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो मुझे लगता है क्योंकि संपाती रेखाएं एक दूसरे को कई बार काटती हैं, अनंत बार काटती हैं, तो अनंत बार के लिए केस यही होगा, और ये हमेशा क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो 8 आपको इधर दे रखा था ना, उधर ही होगा। एग्जाम में कभी काल करके अगर आपने ये कंडीशन ली तो आपका कितना आएगा,
-2 आएगा। और कभी बोर्ड वालों से अगर ऐसी गलती होती है तो वो आपको क्या करेंगे, एडिशनल नंबर सबको बच्चों को देंगे, तो आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। हो सकता है बुक की मिस प्रिंटिंग होगी जो यहाँ प्रिंट किया गया है राजीव की बुक में। ध्यान रखना 5वां नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप पहले दूसरे को अगर लेंगे तो आपको कितना आएगा, 2 आ रहा है। पहले तीसरे को लेंगे तो मतलब दूसरे तीसरे को लेंगे तो कितना आ रहा था, -2। तो बुक में ऐसा प्रिंट गलत है क्योंकि ये होना 8 इधर चाहिए। बस ये बात ध्यान रखिएगा, इसको लेकर परेशान न होइएगा, नहीं अपना लास्ट टाइम पे समय खराब करिएगा। चलते हैं आगे। 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि 3x + 2py = रखा है 2 और इधर देखा है 2x + 5y + 1 = क्या है, 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है। अब देखिए फिर बात वही आ गई, 1 इधर दे रखा है तो 1 को एक तरफ कर लीजिए ना। 2x + 5y = कितना हो जाएगा, -1। और समांतर की कंडीशन आप जानते हैं, ये समीकरण 1 हो गया और ये क्या हो गया, समीकरण 2। समांतर की कंडीशन आप जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है हमारा, ये समांतर की कंडीशन है। तो तुमसे कह रहा है कि p का मान क्या होगा, तो p के मान के लिए हम देख लेते हैं। a1/a2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो जाएगा, 3/2। b1/b2 करेंगे तो 2p/5 आएगा, 2p/5। c1/c2 का काम ही नहीं, हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और ये 2 इधर आएगा तो कितना आ गया, 15/4। p = कितना आ गया, 15/4, 15/4। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत हमारी समझ से तो होनी नहीं चाहिए। चलते हैं आगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 cot θ = 8, ये दे रखा है। 15 cot θ = क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। sin θ का मान पूछ रहा है। देखिए बच्चा, cot θ दे रखा है 8/15, 15 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, 8/15। तुम जानते हो त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पे ही लगता है। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा किसी के सामने परपेंडिकुलर होगा, और हम जानते हैं इसका क्या होता है, आधार बटे क्या, लंब। आधार बटे लंब का मतलब ये आधार का काम करेगा और एक इसका काम करेगा, लंब का। जब ये आधार और लंब का काम कर रहा है तो तुम्हें पूछ रहा है साइन थीटा का मान। अभी साइन थीटा के लिए तुम्हें कर्ण चाहिए, तो तुम जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 + 64, 225 + 64 सॉल्व कर लीजिए। 5 4 9 6 2 8 और ये कितना आ गया, 289। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, √289, ये 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17। और हम जानते हैं साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब 15/17, 15/17। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही तो होता है। लंब कितना है, 15, कोण के ठीक सामने क्या होता है, लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। तो 15 कितना आ गया, 17। चलते हैं आगे। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि ABC और XYZ दो त्रिभुज है हमारे, दो क्या है, त्रिभुज है, और दोनों त्रिभुज की बात कर रहा है। कह रहा है यदि ABC और XYZ दो त्रिभुज हैं, कोण A बराबर हमें दे रखा है, कोण A बराबर दे रखा है 75, कोण A बराबर कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। कोण Y बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 57 डिग्री, 57 डिग्री दे रखा है। ये गलती से मिसप्रिंटिंग हो गया है, वहाँ पे डिग्री आ गई है अलग से, ठीक है। हमें पूछ रहा है कोण C का मान कितना होगा, कोण C का मान कितना होगा। देखिए एक बात समझिए अब, कि दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं A B और C, A B और C। मैंने A B और C बना लिया और यहाँ बना लिया XYZ, जो भी बोल रहा था XYZ। हमें A का मान दे रखा था कितना, 75 दे रखा है, और Y का मान दे रखा है 57, कितना दे रखा है, 57। C का मान आपसे पूछ रहा है। अब एक बात समझो बच्चा, जब ये 75 है तो ये भी कितना होगा, 75 ही होगा, और ये 57 है तो ये भी कितना होगा, 57, क्योंकि समरूप बोल रखा है, मतलब दो कोण तो, तीनों कोण तो आपस में बराबर ही होंगे, दो बराबर हो गए। C पूछ रहा है, सीधे सीधे क्या कर लो, 180 में से माइनस कर लो, 180 में से माइनस कर लोगे कितना, 57 + 75, 57 + 75। ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये करोगे तो हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 7 5 12, 7 5 12 1 13, 132 माइनस कर दिया, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 48 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 48। आई थिंक ऑप्शन नहीं दिया है, गलती हो गई यहाँ पे। ऑप्शन में देख लेता हूं बुक से, जो C का मान है वो बुक में ऑप्शन दे रखा था, ऑप्शन नंबर A जो दे रखा था वो 58 डिग्री दे रखा था, तो ये तो होना नहीं है। B दे रखा है 48 डिग्री दे रखा है, तो यही सही होगा। C ऑप्शन होगा 45 डिग्री होगा, ये नहीं होगा।
और डी ऑप्शन दे रखा है 54। तो हमारा ये चारों ऑप्शन थे जिसमें से बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इसी तरीके करना था, आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। चलते हैं आगे। 8वां नंबर हो गया। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 9वें नंबर क्वेश्चन में, 9वें नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से मुझे देखनी है, मूल बिंदु से -3 और 4 का मुझे क्या देखना है, दूरी देखना है। यहां से यहां तक की मुझे क्या देखनी है, दूरी देखनी है। तो जब यहां से यहां तक की दूरी देखनी है, अब एक बात समझो, आप 0 0 से -3 4 के बीच की बात कर रहा है। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप क्या करोगे, x2 माइनस अंडर रूट में आप यही करते हो ना, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब दो निर्देशांक दिए हों बीच की दूरी के लिए यही फार्मूला लगाते हैं। आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो जब करोगे तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये करेंगे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, मतलब 25 आएगा। और बाहर करेंगे तो 5 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए। और बुक में भी यही दे रखा है। 9वें का ऑप्शन कौन सा सही है, पहला वाला सही है। 9वें का कौन सा सही है, पहला वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की। आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदुओं ये हमें को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। अभी देखिए एक बात समझिए, आप मध्य बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। आप देखिए एक बात समझिए, -2 और 6 कोई बिंदु है हमारा, और ये दे रखा है -2 और 10 दे रखा है। आप एक बात जानते हो कि जब मध्य बिंदु का निर्देशांक बोलता है तो फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 अपान y1 प्लस y1 प्लस y2/2 कॉमा देकर होगा। तो यहाँ पे मान लो ये x1 है, ये y1 है, और इसको मान लो x2 है, और ये क्या है, y2 है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, जब आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 अपान 2, और ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10/2। कहे सर इतना टाइम लेकर आप लगाओगे क्या इसको, नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ देखोगे क्या है हमारा, -2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा, 16/2 मतलब 8 आ जाएगा। तो -2 और 8 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है आपको, मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है, फार्मूला आपने पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। 10वें नंबर पर क्वेश्चन कर रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में ए बी सी दे रखा है। तो ए बी सी कैसा है, समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों कोण आपस में किस में होंगे, बराबर में। ए डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी सी पर, ये परपेंडिकुलर है। आपसे पूछ रहा है ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, और जो ऑप्शन दे रखा है वो सारा किस में दे रखा है, सी डी स्क्वायर में दे रखा है। अब एक बात समझो, ए डी स्क्वायर है और किस में निकालना है, सी डी स्क्वायर में निकालना है। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है, मैं त्रिभुज ए डी सी ले रहा हूं क्योंकि मुझे जो ऑप्शन दे रखा है वो सी डी स्क्वायर में दे रखा है। तो मैं जानता हूं समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और ए डी को आपको निकालना है, ए डी को आपको क्या करना है, निकालना है। आप जानते हैं AC हमारा क्या है, AC हमारा कोई भुजा है, AC हमारी क्या है, कोई भुजा है, और CD क्या है, ये भी हमारी कोई भुजा है। मान लिया समबाहु त्रिभुज था तो A था, और लंब डाला तो ये A/2 बट गया, किसमें बट गया, A/2 आ गया। राज बोलो, ठीक बच्चा, ठीक। तो AD स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात कर लें AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब जानते हो अगर मैंने भुजा A माना है इसको और इसको A/2 माना है, तो A/2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर, कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 4। देखो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4, और इधर कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर, ठीक है ना, यही हुआ ना। करोगे तो कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू कितना, AD स्क्वायर। ये आपसे पूछ रहा था। और आप जानते हो कि A/2 का होल स्क्वायर क्या है, A/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं, तो ये AD स्क्वायर हो गया। A/2 का मतलब कितना, 3CD का स्क्वायर, कितना, 3CD का स्क्वायर। आप डायरेक्ट कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे मैंने गलती कर दी कि भुजा लेकर किया है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ देखिए ध्यान से, A/2 अगर मैं बात कर लेता हूँ तो A/2 क्या है, CD ही है, तो यहाँ पे A/2 ही आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। आप इसको आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे ही मान के ही कर लीजिएगा, A मान लीजिएगा, इसको A/2 मान लीजिएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका ऑप्शन C CD स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको
कि ये हमारा 3 समबाहु त्रिभुज दे रखा था, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, लंब डाला जा रहा है तो उसको 2 बराबर भुजाओं में क्या करेगा, बांटेगा। मुझे करना क्या है, मुझे वैल्यू सारी पुट करनी है और जो भी ए के रूप में माना है ताकि हमें वैल्यू क्या हो जाए, आसानी से निकल जाए। जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो a/2 किसके बराबर है, CD के बराबर है। क्योंकि ऑप्शन CD में दे रखा है इसलिए मैंने CD में ही निकाला है और ये कितना आ गया 3CD²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल ऑप्शन आ जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। त्रिभुज ABC दे रखा है, ABC दे रखा है, शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं 7, 5, 5, 7 और इधर कितना है -3 और 3, ऐसा कुछ दे रखा है। कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है, ऐसा कुछ दे रखा है। D ये हमारा है मध्य बिंदु। AD की माप कितनी होगी, AD की माप होगी, आपसे AD पूछ रहा है। देखिए आप ध्यान समझिए, आपको निकालना क्या है, शीर्षों के निर्देशांक दे रखा है तो पहले तो आप निकाल लीजिए क्या, बीच का बिंदु तो नहीं बोल रहा है, अच्छा बोल तो रहा है। BC का मध्य बिंदु क्या है, BC का मध्य बिंदु दे रखा है D, BC का मध्य बिंदु बोला है तो यहाँ पे निकाल लीजिए। आपको फार्मूला अभी बताया था x1 + x2/2 और इधर क्या बताया था y1 + y2/2, यही तो बताया था। आप जब इसको करेंगे तो 5 - 3/2 और इधर हो जाएगा 7 + 3/2, मतलब कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 - 3/2 मतलब 2/2 मतलब 1, 7 + 3 मतलब 10/2 मतलब कितना 5, 1 और कितना आ गया 5, 1 और 5 आ गया। मुझे पता लग गया 7, 5 ये हो गया और D का निर्देशांक पता लग गया 1, 5। इन दोनों के बीच की मध्य दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, आपको AD की माप मिल जाएगी। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो आप मान लीजिए इसी को x2 मान लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सीधे सीधे देख रहे हैं 6 का स्क्वायर हो रहा है और ये कितना हो रहा है 0 हो रहा है। 6 का स्क्वायर का मतलब ये कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट 20 मिनट मत बर्बाद करिएगा, 5 मिनट भी बर्बाद करें तभी आपके लिए दिक्कत वाली बात है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिएगा ताकि आपका समय क्या हो बचे इसमें मैथ के पेपर में। और अगर बात कर लें 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है sec थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 2, sec थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 2। थीटा का मान कितना हो, देखो sec थीटा की इसका उल्टा होता है cos थीटा का। cos थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है कि वो 1/2 के बराबर होती है 60 डिग्री। तो ये भी कितना होगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ दे रखा है। अब एक बात समझिए आप, कोसेक दे रखा है और कॉट दे रखा है। एक बात आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर मैं कर रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ तो कितने के बराबर होगा, ये आएगा 1 के बराबर। अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1 के बराबर। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये ऑप्शन जो सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीधे सीधे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे यही आएगा। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। दो फार्मूले होते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले आपने क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसमें कभी भी कंफ्यूजन मत करिएगा, ये आपका क्या होगा यूज होगा आगे। तो ऐसे ही हमारा है क्वेश्चन। चलते हैं आगे, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन के आधार का मुझे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, और वो क्षेत्रफल कितना है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। ये क्या है दे रखा है, तो उसके आधार की त्रिज्या कितनी है। आधार की त्रिज्या का मतलब ये बात आपसे कह रहा है, ये बात आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। अब एक बात समझिए आप कि लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब आधार का क्षेत्रफल जब भी हम बात कर रहे हैं कितना होता है पाई r स्क्वायर, कितना होता है पाई r स्क्वायर।
आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा जो दे रखा है 9 पाई, ये हमें क्षेत्रफल ही दे रखा है, आधार की त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये हमें 9 पाई दे रखा है ऑलरेडी, क्या है दे रखा है, ये कटेगा आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 होगा, तो माइनस में तो जाएगा नहीं, ये 3 में ही जाएगा, किसमें जाएगा 3, तो ये हमारा आंसर कौन सा सही होगा 3 सेंटीमीटर, कौन सा सही हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर की बात कर लेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त के अंतर्गत, देखिए 4 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या है, कह रहा है अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग के क्षेत्रफल, देखिए आपसे ये बोल रहा है वर्ग के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं ये भी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोल रहा है। जब 4 ये थे और हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल हमारे बन रहे थे वो कितने थे, वर्ग में जब भी बना रहा है तो 90 डिग्री बनाएगा, पूरा कितना बनाएगा 90, तो मतलब ये 45, ये 45, ये कितना होगा ये 90 ही होगा, कितना होगा 90। तो 4 दे रखा है, तो आप सीधे सीधे क्या निकाल लीजिए त्रिभुज बना लीजिए। और हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, बड़े कोण के सामने की भुजा कौन सी होगी बड़ी होगी, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 4 चौके 16 प्लस 16 मतलब कितना हो गया 32। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से अगर ए बी इक्वल टू आप निकाल रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या, हाँ ठीक है, तो ए बी इक्वल टू अगर आप निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 2, 4 चौके 16 दूना 32, तो 4√2, 1 4 बाहर आ जाएगा। अब इतना क्या आ गया सेंटीमीटर। अब एक बात समझो आप कि आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा मिल गई, भुजा क्या होगी मिल गई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर मतलब क्या बच्चा 4√2 दे रखा है, 4√2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 4 चौके 16 दूना कितना होगा 32 ही आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी सही होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन लगेगा नहीं। आपको बोल रहा है त्रिज्या बोल रहा है, तो त्रिज्या हमारा ये तो बनेगा ही, और वर्ग कितना बनाता है, वर्ग हम जानते हैं 90 डिग्री का कोण आपस में बनाता है। जब यहाँ से त्रिज्या डाल रहे हैं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये क्या हो रहा है आधा आधा बढ़ जाएगा 45 तो बीच वाला 90 ही होगा, कर्ण निकालेंगे भुजा मिल जाएगी, ए बी मिल गया, तो वर्ग की सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती है, वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर आएगा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है सारणी का माध्य कितना होगा, देखिए माध्य निकालना है, आप क्या कर लीजिए कॉलम बना लीजिए, वर्ग अंतराल आपका दे रखा है, वर्ग अंतराल की बात कर लेंगे बारंबारता। और हाँ आपके लिए एक सूचना है कि आपका विज्ञान का जो पेपर है, जो अनसॉल्व पेपर है, उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ आगे। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, पेपर का डेट आ चुका है, तो हम फाइनली क्या करेंगे सारी क्लासेस अब एक 1 बाय 1 करेंगे, और रेगुलर क्लासेस अपडेट होंगी। अभी इधर पीछे हफ्तों से हम कुछ काम में बिजी थे, जिस कारण से आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो अभी से हम करना शुरू कर रहे हैं इसको। जैसा कि मैंने पहले भी इसके बताया था स्टार्टिंग के वीडियो में, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 ऐसा है। 3 से 5 अगर मैं देख पाऊँ तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4। 5 से 7 अगर मैं देख पाऊँ तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 7 से 9 अगर देख पाऊँ तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और 9 से 11 अगर देख पाऊँ तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। एक बात आप जानते हैं बारंबारता कैसी होती है, एफ होती है। वर्ग अंतराल के बीच का बिंदु निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्स बोलते हैं। तो जब बीच का बिंदु निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, 3 + 5/2 कर देंगे, तो 8/2 का मतलब कितना 4, तो ये आ गया 4। तो इसके बीच कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 करके देखिएगा 8। इसके बीच कितना आएगा 10। अब क्या निकालेंगे एफ एक्स, क्या निकालेंगे एफ एक्स। एफ और एक्स का गुणा करिए, 4 चुके 16, 6 दूना 12, 8 कम 8, और यहाँ पे कर लेंगे 10 तियाँ 30। सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10 6 16, एक आएगा 4 2 6 66 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 2 6 1 7 3 10। सिग्मा एफ इक्वल टू आ गया 10, और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया हमारा 66, कितना आ गया 66। आप निकालेंगे एक्स बार जो माध्य होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा 66/10 करेंगे कितना होगा 6.6, 6.6।
देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करते हैं, कई बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, सर क्या मैं इतना सोल्यूशन करने जाऊंगा? हाँ, आप बेसिक जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं थोड़ा सा उसका लिखने वाला पार्ट आप किनारे लिखेंगे, ठीक है ना, भले ही शॉर्ट में लिखिए, जो भी करना है आप करिए, बट आप थोड़ा सा ये पार्ट क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, तब जाके सोल्यूशन का आंसर डालेंगे। डायरेक्ट आंसर मत डालिएगा बच्चा, उससे कोई मतलब नहीं। आप मतलब नंबर मिलता है, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, बट आपने करेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जामिनर भी कहेगा हाँ बच्चा अच्छा है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सारी बातें लिख के करनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मत लिखने लगिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है जो भी चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो अभाज्य संख्याएं होती क्या है, पहले तो ये बात समझ में आए। अभाज्य संख्याएं हम बोल दें कि ऐसी संख्याएं जो हमारी किसी से कटती नहीं है, जो हमारी किसी से कटती नहीं है, बस एक से कटती है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं लेते हैं। जब भी अभाज्य संख्या लेंगे 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 तो होता ही नहीं है पासे में, तो पासे में हमारा कितना होगा, 3 ही होगा। 3/6 मतलब कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 1/2। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो 18 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य हमें दे रखा है, माध्य हमें दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, 20.5 दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है, 20.5 दे रखा है। माध्यिका हमको दे रखा है 21। माध्यिका कितनी दे रखी है, 21। कह रहा है बहुलक होगा। देखो आप जानते हो बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला पता होना चाहिए। अब कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो आप क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है ना। फार्मूला एक बार याद भी कर लीजिएगा ठीक से। 3 गुणे 21 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 20.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 3 दूना 6, यहाँ करेंगे 5 दूना 10, 2 0 0 1 1, ये आ जाएगा। करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 22 आएगा। कितना आएगा, 22। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से 19 नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब देखिए एक हम बात जानते हैं कि प्रायिकता जब भी आती है, जो घटना घटित होती है, जो घटना नहीं घटित होती है, घटना घटनी और न घटित होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। तो मैं एक बात जानता हूं कि हर बार प्रायिकता नहीं होगा कब, जब 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। और 4/3 ही ऐसा नंबर दिख रहा है, अगर भाग देंगे तो 1.33 आ रहा है, यहाँ करेंगे तो 0.67 के आसपास आ रहा है। 1 हो सकता है, ये भी हो सकता है, 3/5 भी हो सकता है, 0.6 हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा दे रखा है ना, 1 से ज्यादा दे रखा है। तो यहाँ पूछा ही क्या था, यहाँ पूछा था कौन सा नहीं हो रहा है, तो नहीं वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिए इतने के बाद से अगर हम बात कर लें तो आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है कॉट ए इक्वल टू दे रखा है, कॉट ए इक्वल टू आपको दे रखा है कितना, b/a। कॉट ए इक्वल टू कितना दे रखा है, b/a। हमने सिद्ध करना है कि b सेक a और कोसेक। देखिए एक बात समझिए आप, सेक और कोसेक दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक और कोसेक दे रखा है। तो मैं एक काम क्या कर लेता हूँ, सेक और कोसेक को एक बार चेंज करता हूँ। मुझे ये दिया है, ये क्या है, दिया है। तो सेक a को अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना होगा, 1/cos a। कितना होगा, 1/cos a। और कोसेक को चेंज करूंगा तो 1 कितना हो जाएगा, साइन ए। कितना हो जाएगा, साइन ए। तो ये ए आ गया, कितना आ गया, ए आ गया। ये ऐसा दे रखा है, ऐसा क्या है, दे रखा है। मैं क्या करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, कन्वर्ट। तो ये हो जाएगा b/a को बाहर कर लो, साइन ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन a/cos a। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा भिन्न का भाग होता है तो वो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो ऐसा ही होगा, तो करेंगे तो साइन a/cos a होगा। और साइन a/cos a कितना होता है, tan a होता है। कितना होता है, tan a। तो tan a हो गया, कितना हो गया, tan a। और tan a को मैं cot a के रूप में अगर चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, tan a को cot a के रूप में अगर मैं चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/cot a। कितना हो जाएगा, 1/cot a। और मैं जानता हूं, मैं एक बात जानता हूं कि यहाँ cot a का मान पहले ही दे रखा है, b/a, b/a
ध्यान से अगर देखें तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, आएगा 1। कितना आएगा? 1। और यही मुझे क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये मैंने LHS स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने RHS सिद्ध कर दिया, और यही मुझे करना था काम, यही मुझे क्या करना था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा है x के किस मान के लिए ये जो श्रेणी दे रखी है समांतर श्रेणी में होंगे। देखिए एक बात समझिए आप, ये दे रखा है 2x x प्लस 8 दे रखा है, और इधर कितना दे रखा है? 3x प्लस 1 दे रखा है। ये आपको 3 मान दे रखे हैं, और आप जानते हैं समांतर श्रेणी में होने के लिए यहाँ पे d हमारा क्या होगा? बराबर होगा। मतलब x प्लस 8 में से अगर 2x घटा रहे हैं, या मैं बोलूँ मतलब इसका यही तो होता है, ये T1 होगा, ये T2 होगा, और ये क्या होगा? T3 होगा। मैं लिखता हूँ T2 माइनस T1 लिखूँ या T3 माइनस T2 लिखूँ, बात तो एक ही है। T3 माइनस T2 जब करूँगा तो 3x प्लस 1 माइनस कितना होगा? x प्लस 8, यही होगा। और यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए दोनों मान हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दोनों मान क्या होने चाहिए? बराबर। तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2x, और इधर कितना हो जाएगा? माइनस 7, और इधर हो जाएगा माइनस x प्लस 8। इसको उधर भेज दीजिए, 3x बराबर हो जाएगा माइनस 7, इधर आएगा तो 8 प्लस 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15। x बराबर कितना आ जाएगा? 5। x बराबर कितना आ जाएगा? 5। x बराबर 5 मान के लिए क्या होगा? ये हमारा समांतर श्रेणी में होगा जो हमें दिया है। तो आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है सर्वांतर हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दो ही आपको क्या है? करना है। चलते हैं आगे। आपसे कह रहा है 2 प्लस रूट 3। एक बात समझिए, 2 प्लस रूट 3 है, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 रूट 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 रूट 3 दे रखा है। तो यहां मान लेंगे, माना 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या। 2 रूट 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 रूट 3 परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? तो ये p बाई क्यू के रूप में हमारा क्या हो जाएगा? प्रदर्शित हो जाएगा। 2 रूट 3 जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये बराबर नहीं हुआ 0 के। और मैं एक बात जानता हूं कि जब ये है हमारा तो p बाई क्यू, और 2 को इधर भेज दें तो p बाई 2 क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट 3। मैं जानता हूं किसी भी भिन्न में अगर किसी से भाग दे रहा हूं तो वो भिन्न के ही रूप में रहेगा, वो मतलब ये परिमेय ही रहेगा। ये क्या है? ये परिमेय है। और ये क्या है? अपरिमेय है। ये क्या है? अपरिमेय है। मैं एक बात समझ रहा हूं, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं p बटा 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कभी भी हम बात कर लें परिमेय संख्या, यहां पे लिख लेंगे अब परिमेय संख्या कोई भी लिखे, कोई भी परिमेय संख्या, राइटिंग थोड़ी सी अप डाउन है बट आप यहां पे मैनेज कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है। अतः हमारी गलत है। अतः 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा
जब एक डिजिट का आता है, √2 आता है, √3 आता है, तब तो आप वैसे ही करेंगे p/q और r/s वाला फॉर्म। लेकिन जब ऐसा आता है 2√3 आ जाए या 2 + √3 आ जाए या √3 + √2 आ जाए, ध्यान रखिएगा आसान होता है, बस लिखना होता है, थोड़ा सा क्या है, लिखना पड़ेगा आपको। कहानी वैसे ही है, आसान भाषा में। जब √2 और √3 वाला आता है तो पीछे वीडियो में करवाया हूँ, सेट 1 वाले पेपर में भी था शायद, सेट 3 वाले में भी था, तो आप चेक कर लीजिएगा इसको। इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं 1-2 नंबर के आपके पेपर में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है एक घन का आयतन दे रखा है। घन का आयतन आपको क्या दे रखा है? घन का आयतन आपको दे रखा है 729 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर का मतलब क्या? अब एक बात समझिए, घन का आयतन जब दे रखा है, घन का आयतन मतलब भुजा का क्यूब, ये 729 दे रखा है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 729, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 का ही तो होता है। अब मुझे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम जानते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला? आप जानते हैं 6a² होता है। तो 6 × 9 × 9 तो कितना हो जाएगा? 9 × 6 = 54 × 9 कितना आ जाएगा? 9 × 4 = 36, 3 आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 3 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अंक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु हमें दे रखा है 2 - 3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 - 3 दे रखा है, और इधर कितना दे रखा है? -4 और 6 दे रखा है। कह रहा है मिलाने वाले रेखाखंड को एक संबंधित 3 के अनुपात। देखिए एक बात समझिए, ये 2 बिंदु थे हमारे, ये 2 हमारे क्या थे? बिंदु थे। इसको जो बना रहा है रेखाखंड, वो एक संबंधित 2 के अनुपात में हमारे क्या कर रहा है? बट रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये मान लीजिए x है, इस एक्स वाई का मान मुझे ज्ञात करना है, जो एक संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लीजिए ये m1 है और ये क्या है? m2 है। आप जानते हैं बीच के बिंदु का निर्देशांक, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं अंतः बिंदु का निर्देशांक, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो हो जाएगा m2 x1 प्लस होगा m1 x2 अपान m1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। ये तो हमारा फार्मूला होता है। ये क्या होता है? फार्मूला। मैं पुट करता हूँ वैल्यू। m1 की वैल्यू देखो, इसको मान लो x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है m2 x1 मतलब 2 × 2 प्लस m1 x2 मतलब 1 × -3, 1 × -4 सॉरी 1 × -4 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2। यहाँ पे करेंगे m2 y1 का मतलब 2 × -3 प्लस m1 y2 का मतलब कितना? 1 × 6, 1 × कितना? 6 बटे कितना? m1 प्लस m2 1 + 2। ये है आपका। सॉल्व करेंगे, आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 4 - 4 बटे कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? यहाँ 3 है, 3 दूना 6 -6 + 3 मतलब कितना हो जाएगा? -6 + 3 -6 + 6 मतलब -6 + 6 बटे 3। 0 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 0 0 ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर भी ये जो बुक में दे रखा है वो 0 0 ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जो भी है आंसर हमारा यही आएगा, बस वैल्यू पुट करनी है आपको। ध्यान रखिएगा m1 m2 और x1 y1, ध्यान ये रखिएगा सीक्वेंस मत चेंज करिएगा इसमें। क्या नंबर क्वेश्चन का रहा है? माध्य ज्ञात करना है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में नोट कर लीजिए। वर्ग अंतराल ये आपको निकालना है, 4 कॉलम बनाने होते हैं। वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, और क्या निकालते हैं? यहाँ पे मध्य बिंदु निकालते हैं जिसको बोलते हैं xi, और क्या निकालते हैं? fx निकालते हैं। तो ये दे रखा है 0 से 10, करवा ही दे रहे हैं 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 12 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है और 9 दे रखा है। मध्य बिंदु निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 15, 25, 35, 45। जोड़ लीजिए, 9 1 10 2 12 8 20, 2 आ जाएगा। सिग्मा एफ इक्वल टू आ गया 50। गुणा कर लीजिए, 8 5 40, 12 गुणे 15 करेंगे, 15 दूना 30, 15 का 15 3 18, 250, 5 3 8 और ये 385 आ जाएगा। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे करते हो। 9 5 45, 9 चौके 36, 36 4 40, 405 आएगा। सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 1 आ जाएगा, 9 5 14, 14 4 18, 18 8 26, 2 आ जाएगा, 4 2 36, 9 2 11 1 1260 आएगा। सिग्मा एफ एक्स आपको पता है आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 25.2 आ जाएगा। क्योंकि गले में प्रॉब्लम है। अभी पहला पार्ट आपका वीडियो डाल दिया, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही डाल देंगे। साइंस के भी आपके अनसॉल्व सॉल्व कराने शुरू कर रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आप तैयार हो जाइए, पेपर की तैयारी मन से करनी है। चैप्टर के अगर डाउट्स कहीं आ रहे हैं, आप मुझे पर्टिकुलरली मैसेज करिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसका सोल्यूशन आपको दे पाऊँ। जहां पे भी आपको दिक्कत लग रहा है आप मैसेज करिए, निश्चिंत होकर मैसेज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।